हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज, उत्तराखंड में जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं या समाज कल्याण विभाग के द्वारा चलाई जाती हैं, उन सब के बारे में हम इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे जो एससी के लिए है, उसके बाद जाएंगे एसटी के लिए जो दी जाती हैं कल्याणकारी जितनी भी योजनाएँ हैं। उसके बाद थर्ड पार्ट में हम करेंगे गाइज जितनी भी हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं नॉर्मल्स लोगों के लिए, बीपीएल परिवार वालों के लिए, ठीक है, कन्याधन योजना क्या है, सारी की सारी ये गाइज आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी सारे आपके एग्जाम्स में, क्योंकि आपको पता है योजनाओं से क्वेश्चन एक दो या तीन क्वेश्चन मिनिमम बनते हैं। ठीक है, बोलेगा इस परियोजना में कितनी धनराशि दी जाती है या ये कब से स्टार्ट हुई थी, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। तो सीरीज को गाइज स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइज देखिए, आज जो हम इस पार्ट में करेंगे वो हम पढ़ेंगे अनुसूचित जाति से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा या फिर स्टेट होगी या फिर किसके द्वारा, सेंटर के द्वारा चलाई जा रही हैं। ठीक है, दूसरे पार्ट में आपको मैं एसटी के बारे में बताऊंगा, फिर थर्ड में बीपीएल परिवार हो जाएंगे और उसके बाद फिर मिक्स पर योजनाएं जितनी भी हैं वो सब इसमें आ जाएंगी। तो इसके साथ गाइज देखिए, ये जो जितना भी डेटा है ये लिया गया है समाज कल्याण विभाग की साइट से। अब मैं इसमें दो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप जो है, एक पीडीएफ तो होगी आपकी डिटेल्ड वाली जिससे कि मैं अभी ये वीडियो बनाऊंगा, एंड सेकंड क्या होगी गाइज, ये सेकंड पीडीएफ होगी वन लाइनर या फिर नोट्स वाली कह सकते हो आप, हैंड रिटन नोट्स की, जो कि आपके वन डे एमसीक्यू एग्जाम जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव देने का रीज़न क्या है गाइज, जो भी आपका जैसे यूके पीएससी के एग्जाम होंगे पीसीएस के, उसमें परियोजना के लिए क्या लिखना पड़ता है, एक डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है आपको, मतलब राइटिंग एग्जाम जब होगा उसमें लिखने के लिए होगा, तो ये वहाँ पर हेल्प करेगी। और एक बार अगर आप पढ़ लोगे तो वो क्या हो जाएगी आपको ईजीली, फिर आप उसके बारे में लिख सकते हो। और जो ग्रुप सी के एग्ज़ाम हो गए, ठीक है, तो ग्रुप सी या पुलिस वाले, उसके लिए वो जो सेकंड पीडीएफ होगी वो आपको हेल्प करेगी। तो चलते हैं गाइज वीडियो पे। पहली जो आती है गाइज योजना, ये आती है अनुसूचित जाति पूर्व दशम छात्रवृत्ति। अब जानिए पूर्व दशम छात्रवृत्ति में होता क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं देखिए गाइज। सबसे पहले ये 1 से लेके 8 तक के जितने भी एससी कम्युनिटी के छात्र होते हैं उनको प्रोवाइड की जाती है। दूसरा जो आईटीआई करते हैं उनको, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इसमें होता क्या है, क्या क्या पात्रता होती है वो जानते हैं। तो छात्रवृत्ति के लिए पात्रता क्या है, एक तो वो संस्थागत छात्र होना चाहिए और पिछली कक्षा में उत्तीर्ण हुआ होना चाहिए, और इसके साथ ही उसे किसी अन्य प्रकार की छात्रवृत्ति ना मिलती हो। ठीक है, चौथी 1 से 8 तक का अध्ययनरत सभी छात्र छात्राओं को ये छात्रवृत्ति क्या की जाती है, प्रोवाइड करवाई जाती है। छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों को अपने विद्यालय में ही आवेदन करना है। अब जानते हैं कि कितनी छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो ये याद रखिएगा, 1 से 5 तक के लिए 50 रुपये और 6 से 8 तक के लिए 80 रुपये प्रतिमाह दी जाती है। ठीक है, और ये दरें कब से हैं, 2005-06 के बाद की हैं। दूसरा गाइज, इसमें होता क्या है, सीबीएस बैंक अकाउंट खोला जाता है छात्रों का। तो बात आई है यहाँ पर सीबीएस, एक क्वेश्चन यहाँ से आपका क्या बन सकता है, ये सीबीएस बैंक अकाउंट होते क्या हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। देखिए, तो सीबीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। क्या होती है गाइज, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। अब ये ऐसे अकाउंट होते, आपने देखा होगा खाते होते ना, जैसे हो गया बचत खाता हो गया, चालू खाता हो गया, ऐसे ही सीबीएस अकाउंट भी होते हैं। ठीक है, सीबीएस की फुल फॉर्म क्या होगी, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन हो गया। इसमें होता क्या है गाइज, इसमें आप किसी ब्रांच के कस्टमर नहीं होंगे आप, बल्कि पूरे बैंक के कस्टमर होंगे। मतलब आप उस बैंक की किसी भी शाखा में जाके अपना पैसा जमा करवा सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं। जैसे आप अभी अगर मैं बात करूं प्रेजेंट सिनेरियो, तो ऐसा है कि सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है, ऑनलाइन हो चुका है, तो आप कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, बट जब ऑनलाइन नहीं था उससे पहले आपको पता होगा, कोई भी अगर आपको काम करवाना होता था तो आपको अपने बैंक जहाँ जिस ब्रांच में है वहाँ जाना होता था। ठीक है, तो वो सीबीएस में क्या है, सीबीएस में पहले से ही ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। आप सीबीएस उस बैंक के किसी भी ब्रांच में जाके क्या कर सकते हैं, अपना काम करवा सकते हैं। तो ये होता है सीबीएस का मीनिंग। अब बढ़ते हैं गाइज दूसरी पे। तो जो दूसरी आती है ये है आपकी अनुसूचित जाति कक्षा 9 से 10 के छात्रों को छात्रवृत्ति। 1 से 8 तक तो मैंने आपको बता दी, पूर्व दशम हो जाएगी। ठीक है,
अब 9 से 10 तक के लिए क्या होता है गाइज, तो देखिए वर्ष 2011-12 से 9 से 10 की छात्रवृत्ति केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। 1 से 8 तक वाली तो राज्य सरकार देती है, मतलब उत्तराखंड गवर्नमेंट देती है। बट जो 9th और 10th की है ये किसके द्वारा संचालित है, ये स्टेट गवर्नमेंट के ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा संचालित है। इसमें दी कितनी जाती है, देखिए पहले पात्रता की बात जानते हैं। तो पात्रता क्या होनी चाहिए, जो माता पिता हैं या अभिभावक हैं उनकी अधिकतम आय 2 लाख होनी चाहिए। 2 लाख से कम होनी चाहिए या 2 लाख, उससे ज़्यादा होगी तो ये छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। अब देखिए जो डे स्कॉलर हैं उनको तो 150 रुपये और जो हॉस्टलर हैं उनसे 350 रुपये दी जाती है, ठीक है। और ये कितने माह के लिए दी जाती है, केवल 10 माह ये छात्रवृत्ति मिलती है, क्योंकि 2 माह छुट्टियाँ और इसमें हो जाती हैं। और इसके अतिरिक्त बात करूं तो 750 रुपये डे स्कॉलर को और 1000 रुपये किसको, हॉस्टलर को अतिरिक्त पूरे साल में आती है ये, ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई इसकी। आप पढ़ते हैं नेक्स्ट के बारे में गाइज। तो नेक्स्ट है आपकी अनुसूचित जाति दसमोत्तर छात्रवृत्ति, मतलब जो 10वीं में पढ़ते हैं उनके लिए जो छात्रवृत्ति है उसमें है क्या क्या, देखिए पहले अगर मैं पात्रता की बात करूं तो देखिए पात्रता ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये पात्रता आपको जब अगर आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है वहाँ पे लिखना है तो वहाँ पे ये आपको हेल्प करेगी। बट वनडे एग्जाम में इनमें से कुछ होगा नहीं, याद रखिएगा। यहाँ पर ये है आपका, ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है क्या, जो अभिभावक की आय है वो इसमें कितनी होनी चाहिए, 2,50,000। इससे पिछली वाली में हमने पढ़ा था 2 लाख होनी चाहिए, बट पूर्व ये जो दसमोत्तर छात्रवृत्ति है इसमें कितनी होनी चाहिए, 2,50,000 अधिकतम हो सकती है। बढ़ते हैं गाइज नेक्स्ट पे। तो जो नेक्स्ट आ जाती है योजना आपकी, ये है अस्वच्छ पेशा। अस्वच्छ पेशा का मतलब क्या होता है, जो चमड़ा उतारने वाले या चमड़ा कमाने या मैला उठाने वाले जो लोग होते हैं उनके बच्चों के लिए भी विशेष छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ये कब से स्टार्ट हुई थी गाइज, 1977-78 से ये योजना चली आ रही है। और 1991-92 से पूर्व इसमें केवल 6 से 10 तक पढ़ने वाले छात्रों को ही ये छात्रवृत्ति दी जाती थी। बट हुआ क्या, फिर उसके बाद क्या किया गया, संशोधन किया गया। कब, 1 अप्रैल 2008 को। और उसमें क्या बोला गया गाइज, उसमें पहले तो इसमें आय निर्धारित थी, बट उसके बाद आय को क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। मतलब अगर कोई भी अस्वच्छ पेशा का व्यक्ति है तो उसके जो बच्चे होंगे उन्हें, चाहे उसकी आय कितनी ही हो, वो क्या कर सकता है, इस योजना का लाभ उठा सकता है। अब गाइज इसकी हम बात करें कितनी छात्रवृत्ति मिलती है, तो छात्रवृत्ति कितनी है, देखिए 3 से 10 तक के लिए कितनी दी जाती है, 700 रुपये प्रति माह। कितने तक, 10 माह के लिए। और अनावासीय छात्रों के लिए, मतलब जो डे स्कॉलर हैं उनको 110 रुपये प्रति माह, कितने महीने के लिए, 10 माह के लिए दी जाती है। उसके अतिरिक्त की बात करूँ तो 1000 हॉस्टलर को अतिरिक्त जाती है 1 साल में, और 750 रुपये किसको, डे स्कॉलर को। मतलब जैसे पूर्व दशम में था वैसे ही सेम क्या है इसमें भी दी जाती है। अब चौथी योजना की बात करें गाइज, तो चौथी योजना है आपकी अनुसूचित जाति के छात्रों को मेरिट उच्चीकृत छात्रवृत्ति दिए जाने की योजना। अब मेरिट उच्चीकृत का मतलब क्या होता है गाइज, आपने देखा होगा हमारे 12th के बाद क्या होते हैं, मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्या होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। तो उसके लिए अगर कोई एससी का छात्र है वो क्या करना चाहे, कोचिंग लेना चाहे, तो 9 से 12 मतलब कि 4 वर्ष की उसको क्या दी जाती है, रेमीडियल कोचिंग दी जाती है। ये पूरा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दे रहा हूँ, क्या दिया जाता है, रेमीडियल कोचिंग प्रोवाइड की जाती है। अब बात करूँ गाइज, देखिए यहाँ लिखा है, यह योजना उत्तराखंड के पौड़ी एवं नैनीताल के राजकीय इंटर कॉलेजों में 1988-89 में शिक्षा विभाग द्वारा संचालित थी। 1988-89 में जब ये स्टार्ट हुई तब इसे शिक्षा विभाग देखता था, मतलब पैसा शिक्षा विभाग देता था। बट 1994-95 से क्या हो गया, ये समाज कल्याण विभाग को क्या कर दी गई, स्थानांतरित कर दी गई। इसमें दिया क्या जाता है गाइज, जो भी स्टूडेंट होता है उसे प्रति वर्ष 8,000 रुपये कोचिंग के लिए दिए जाते हैं, और वो जिस विद्यालय में अध्ययनरत होता है उसके प्रिंसिपल को और जिस भी सब्जेक्ट की वो पढ़ाई कर रहा होता है, ठीक है, उसके अध्यापक को और प्रिंसिपल को कितना, 7,000 रुपये प्रति वर्ष क्या दिया जाता है, पढ़ाने की फ़ीस दी जाती है। तो ये 2 डेटा याद रखिएगा, एक 8,000 तो स्टूडेंट को दिया जाता है और 7,000 प्रिंसिपल प्लस किसको, टीचर को दिया जाता है। उसके बाद अगला है गाइज, स्वैच्छिक संगठनों द्वारा शिक्षा संबंधी
कार्य तथा उन्हें दी जाने वाली आर्थिक सुविधाएं। तो स्वैच्छिक संगठन जो एनजीओज होते हैं क्या करते हैं, बुक्स दे देते हैं या फिर अनुसूचित जाति वालों को कुछ जो भी मतलब छात्रवृत्ति टाइप होती है वो एनजीओज भी क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। तो इसके अंतर्गत वही है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ये। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपका आता है, ये है अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को सिविल/राज्य सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजना। तो इसमें क्या किया जाता है गाइस, जैसे आईएएस की बात कीजिए या आईपीएस या फिर पीसीएस की बात कीजिए, तो अगर ऐसे छात्र जो इनकी क्या करना चाहते हैं, एससी के ऐसे छात्र जो इसकी कोचिंग लेना चाहते हैं, तो उनको भी क्या दिया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम प्रोवाइडेड है। तो इसमें अगर कोई वहीं का छात्र है, उसी रीजन का छात्र है, तो उसे 750 रुपये दी जाती है स्थानीय छात्रों को। और अगर वो कहाँ का है गाइज, बाहरी छात्र है, मतलब किसी और ज़िले से है और वो किसी और ज़िले में क्या करने के लिए गया है, कोचिंग करने के लिए जा रहा है, तो उसे फिर 1500 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति दी जाती है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। अब बात करें नेक्स्ट परियोजना की, तो नेक्स्ट योजना है आपकी प्रदेश के अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु राजकीय औद्योगिक संस्थान का संचालन। इम्पोर्टेंट है, देखिए इनके कल्याण के लिए औद्योगिक संस्थान कहाँ पर है, हल्द्वानी में खोला गया है। ठीक है, अब इसमें क्या है गाइज, 15 शेड तथा 19 प्लॉट हैं। अब ये 15 शेड और 19 प्लॉट को क्या किया जाता है, जैसे कोई एससी का उद्यमी है, वो अपना व्यापार करना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए इसे किराए में दिया जाता है। तो देखिए उद्योग संचालित करने के लिए कम किराए पर उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रति शेड 25 प्रति माह भूखंड लीज पर दिया जाता है, मतलब जितना भूखंड दिया है, जितनी भी इसकी लिमिट होती है वो दिया जाता है इन्हें, और इसके बदले इन्हें केवल 25 रुपये प्रति माह देना होता है। और साथ में शिल्पी हॉट योजना, जब मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, शिल्पी हाट योजना के अंतर्गत, ठीक है, 25 दुकानें केवल एससी कम्युनिटी के लिए रखी गई हैं, जिसको कि क्या दिया जाता है, विपणन हेतु इनको आवंटित किया जाता है। अब यहाँ पर गाइज बात हो रही है, देखिए लीज की, तो एक करंट अफेयर का क्वेश्चन याद आ रहा है मेरे को, याद रखिएगा। हमारे देश का पहला ऐसा राज्य जो भूमि किराए पर या लीज पर देगा, तो वो कौन है, उत्तराखंड है। ठीक है, अगर कोई बाहर से उद्योग करना चाह रहा है, ठीक है, और उसे ज़मीन चाहिए, तो वो किराए पर ज़मीन को ले सकता है। ये कौन सा है, देश का पहला राज्य कौन बना है, हमारा उत्तराखंड बना है। तो ये याद रखिएगा, करंट का क्वेश्चन है, आ सकता है। 8वें की बात करें गाइज, तो 8वां आ जाता है आपका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का क्रियान्वयन। तो इम्पोर्टेंट क्या है गाइज, आपने देखा होगा ना, हमारे फंडामेंटल राइट्स में आता है अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये कौन से आर्टिकल में बोला गया है। तो इसमें क्या है, आपके अधिनियम याद रखिएगा, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का है और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का। तो अगर इसके अंतर्गत कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उत्पीड़ित है, तो उसको गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है गाइज, धनराशि प्रोवाइड की जाती है 2 चरणों में। याद रखिएगा कितनी धनराशि, 8,25,000 की आर्थिक सहायता 2 चरणों में दिए जाने का क्या है, प्रावधान है। नेक्स्ट है अनुसूचित जातियों हेतु आईटीआई की स्थापना। इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वर्तमान में हमारे एससी आईटीआई हैं, जिसमें एससी के छात्रों को निःशुल्क क्या किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। आईटीआई का 3 जगह हैं, याद रखिएगा, पाइन्स नैनीताल में, मालधन चौड़ हो गया, और उसके बाद जनपद बागेश्वर, ये 3 जगह हैं। और इनकी कैपेसिटी की बात करूं तो कितनी है गाइस, 333 छात्र इसमें अध्ययन कर सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो बोलेगा निम्न में से कौन से जनपद में एससी का आईटीआई नहीं है या एससी आईटीआई संस्थान नहीं है। ऑप्शन दे देगा आपको नैनीताल, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, अल्मोड़ा। तो आप यहाँ से क्या कर लोगे, अल्मोड़ा को राइट टिक कर दोगे। ठीक है, 3 जगह याद रखनी है, पाइन्स, मालधन चौड़ और बागेश्वर। और व्यक्ति मतलब स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल 333 स्टूडेंट्स इसमें क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। अगला बात करें तो आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन। आपने सुना होगा आश्रम पद्धति विद्यालय भी, ठीक है। तो आश्रम पद्धति विद्यालय में क्या है गाइज, एक याद रखिएगा, यहाँ पर क्या किया जाता है, फ्री में या निःशुल्क क्या दिया जाता है, इनको स्टडी मतलब शिक्षा करवाई जाती है, आवास दिया जाता है, और भोजन, आवास भोजन सब उसी में आ जाएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा, वस्त्र। ठीक है, ये क्या किए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं। अभी वर्तमान में बात करूँ गाइज, तो उत्तराखंड में 6 आश्रम पद्धति विद्यालय हैं।
इन 6 में से भी 5 तो बॉयज़ के हैं और जो 6th वन है वो किसका है, गर्ल्स का है। तो यहाँ पर दिया हुआ है देखिए, नैनीताल में है आपका 6 से 10 तक, चमोली में कहाँ पर है, सैकोट में, नैनीताल में बेताल घाट में है, सैकोट चमोली में 1 से 8 तक है, देहरादून में 1 से 5 तक है, रुद्रपुर में 1 से 5 तक है, और आश्रम पद्धति विद्यालय श्रीनगर जनपद पौड़ी की बात करें तो यहाँ भी 1 से 5 तक। ये 5 हो गए किसके गाइज, बॉयज़ के। और अगर बात करें गर्ल्स का तो देखिए बागेश्वर में 1 से 5 तक आश्रम पद्धति का विद्यालय है जो कि SC गर्ल्स के लिए है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, क्या पूछ सकता है, आश्रम पद्धति छात्रावास या आश्रम पद्धति का लड़कियों के लिए जो हॉस्टल है या आश्रम पद्धति का विद्यालय है वो कौन से ज़िले में है, तो याद रखना कौन से ज़िले में है, बागेश्वर ज़िले में ये स्थित है। 11वीं योजना की बात करूँ गाइज तो अनुसूचित जाति छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास, तो इनके छात्रावास भी है। तो ये जो छात्रावास है टोटल 15 छात्रावास हमारे क्या है अभी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट 12वीं की बात करें तो 12वीं योजना आती है अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान की व्यवस्था। तो जो SC कम्युनिटी की हैं इनकी पुत्रियों की शादी के लिए भी क्या किया जाता है गाइज, अनुदान देने का प्रावधान है। सबसे पहली बात आएगी कि ये कब से संचालित हुआ, तो ये योजना कब से संचालित हुई थी, 1982 से ये संचालित है। अब इसकी पात्रता मतलब किन को ये दी जाती है, तो याद रखिएगा या तो वो BPL से हो, ठीक है, BPL कार्ड धारक हो, या फिर उसकी जो आय है वो 15,000 से, अब ये 15,000 ईयरली है, ये याद रखिएगा, ठीक है, मासिक नहीं है, 15,000 ईयरली मैक्सिमम हो सकती है या फिर इससे कम हो, तो तब जाके ये क्या होती है, योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब बात आएगी कि कितना पैसा दिया जाता है, तो याद रखिएगा पहले कम दिया जाता था बट 2013-14 के बाद से ये धनराशि हो गई है 50,000 रुपये। ठीक है, बात करें अगर 13वीं योजना की गाइस तो 13वीं योजना आपकी आ जाएगी अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास। तो ये इम्पोर्टेंट है नहीं, मतलब जो भी अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर रोड बनाना, लाइटिंग की व्यवस्था करना, ये सारा इसके अंतर्गत आता है। लास्ट योजना की बात करूँ गाइज SC कम्युनिटी की तो ये आएगी आपकी अटल आवास योजना। ठीक है, अटल आवास योजना सबसे पहले बात करते हैं इसकी पात्रता की। तो पात्रता में क्या होना चाहिए, देखिए अनुसूचित जाति होनी चाहिए एक, ठीक है, दूसरा BPL चयनित परिवार होना चाहिए, थर्ड वन सरकार द्वारा संचालित किसी भी आवास योजना में आवास निर्माण हेतु धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, मतलब अगर कोई और योजना के तहत उसे घर बनाने के लिए पैसा दिया गया है तो तब वो अटल आवास योजना का लाभ नहीं उठा सकते। अब इसमें होना क्या क्या चाहिए ये याद रखिएगा। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, अनुसूचित जाति के आवासहीन परिवार के नाम पर ग्रामीण क्षेत्र में आवास निर्माण हेतु निजी भूमि उपलब्ध हो, मतलब जहाँ भी उसे घर बनाना है वहाँ उसकी खुद की भूमि होनी चाहिए। दूसरा, संबंधित परिवार या तो BPL से हो या फिर उसकी जो वार्षिक आय है वो 32,000 रुपये मैक्सिमम हो। ठीक है, साल की आय कितनी हो, 32,000, इससे ज़्यादा होगी तो फिर इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। तीसरा गाइज, मिनिमम कितना घर बना सकते हैं, तो अब ऐसा तो है नहीं ना कि आप ने पैसा ले लिया और छोटा सा एक रूम बना दिया और बोल दिया कि मैंने घर बना दिया, तो ऐसा नहीं है। देखिए इसके लिए एरिया कितना डिसाइड किया गया है, 20 मीटर स्क्वायर मिनिमम होना चाहिए, इतना तो आपको बनाना ही बनाना है, इससे ज़्यादा आपकी मर्जी है। ठीक है, आप अपना पैसा लगा के भी बना सकते हैं। इतना स्क्वायर मीटर का आपका एरिया आ जाएगा, साथ में शौचालय होना चाहिए उस घर में, ये तो मस्ट है। ठीक है, शौचालय भी होना चाहिए। अब कितनी धनराशि दी जाती है, तो धनराशि याद रखिएगा, अगर आप पर्वतीय क्षेत्र में आते हैं तो 38,500 रुपये की धनराशि है, और अगर वो व्यक्ति किस में आता है गाइज, मैदानी क्षेत्र में आता है तो 35,000 रुपये की धनराशि इसके अंतर्गत दी जाती है। तो गाइज ये थी हमारी SC से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हैं जो कि गवर्नमेंट्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। इससे इम्पोर्टेंट जो भी आपके एग्जाम में आ सकता था वो मैंने बता दिया, बाकी इसकी कंपाइल्ड जो फाइल होगी वो मैं आपको दे दूंगा। इसके नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे गाइज, आप देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति कल्याण के बारे में। ठीक है, मतलब ST से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हैं उससे हम पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में और भी पढ़ेंगे जितनी भी गौरा कन्या धन योजना है। ठीक है, उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स को दी जाती है वो सारा हम कवर अप करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी गाइज। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स, हैव अ गुड डे।